सांघिक गीत। हिंदू राष्ट्र का सुखद सुमंगल, समरस रूप करे साकार, दसों दिशा में कदम बढ़ रहे, ले पावन संस्कृति आधार, हे पावन संस्कृति आधार, गूंजे भारत की जयकार, ले पावन संस्कृति आधार, गूंजे भारत की जयकार। साधक भाव प्रखर हो जो जो, अहम विसर्जित होता त्यों त्यों, यश अपयश के अविचल राही, निर्मल शुद्ध मधुर व्यवहार, ले पावन संस्कृति आधार, गूंजे भारत की जयकार, ले पावन संस्कृति आधार, गूंजे भारत की जयकार। नई नई प्रगटे रचनाएं, स्वाभिमान वैभव सरसाए, करे असंभव को भी संभव, है अपना सामर्थ्य अपार, ले पावन संस्कृति आधार, गूंजे भारत की जयकार, ले पावन संस्कृति आधार, गूंजे भारत की जयकार। कार्य विविध है क्षेत्र अनेक, अंतिम लक्ष्य सभी का एक, विजय भरा विश्वास हृदय में, होंगे हर संकट से पार, ले पावन संस्कृति आधार, गूंजे भारत की जयकार, ले पावन संस्कृति आधार, गूंजे भारत की जयकार। हिंदू राष्ट्र का सुखद सुमंगल, समरस रूप करे साकार, दसों दिशा में कदम बढ़ रहे, ले पावन संस्कृति आधार, ले पावन संस्कृति आधार, गूंजे भारत की जयकार, ले पावन संस्कृति आधार, गूंजे भारत की जयकार, गूंजे भारत की जयकार। संघ तक्ष स्थलदंड विभागशः 1 2 3 4 आरंभ। मैं माननीय महानगर संघ चालक जी राजेश जी से प्रार्थना करता हूं कि वे कृपया प्रास्ताविक परिचय, स्वागत एवं आभार प्रकट करें। स्वस्थ। विजयादशमी उत्सव के प्रमुख अतिथि पद्म भूषण डॉक्टर के राधाकृष्णन जी, परम पूजनीय सरसंघ चालक जी, माननीय प्रांत संघ चालक श्री दीपक राव जी तामशेट्टीवार, माननीय प्रांत सह संघ चालक श्री श्रीधर राव गाडगे, अधिकारीगण, उपस्थित आदरणीय संतगण, सज्जन वृंद, वंदनीय मातृशक्ति तथा प्रिय स्वयंसेवक बंधुओं, विजयादशमी के इस पावन पर्व पर आप सभी का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नागपुर महानगर की ओर से मैं हृदय से स्वागत करता हूं। भारतीय उत्सव त्योहारों की अवधारणा सदैव उद्देश्यपूर्ण रही है। नवरात्र को
शक्ति अधिष्ठात्री देवी की आराधना और शक्ति पूजा का पर्व है। इन दिनों व्यक्तिगत साधना एवं सामाजिक उपासना के माध्यम से दैवी शक्ति ऊर्जा का अधिष्ठान होता है। त्रिगुणात्मक शक्ति अर्जित करके ही बुद्धि, श्रम, ऊर्जा द्वारा अपने आप को, समाज को, राष्ट्र को शक्ति संपन्न बनाया जा सकता है। जो भी शक्तियां हो वे एकत्रित होनी चाहिए, उनकी रोज साधना होनी चाहिए, तभी वह सिद्ध होती है। संघ का कार्य करते करते हमने भी यह अनुभव किया है। 99 वर्ष की इस यात्रा में संघ सर्वव्यापी व सर्वस्पर्शी होते हुए नजर आ रहा है। संघ द्वारा प्रेरित अनेक कार्य अब समाज में जहां जरूरत है वहां राष्ट्रानुकूल विचारों को से प्रेरित कर रहे हैं। इस कार्य को और सिद्ध करने के लिए संघ की शाखा गांव, गली, मोहल्ले तक पहुंचे, घर घर में विचार पहुंचे, इसकी जरूरत है। अपने पंच परिवर्तन के कार्यक्रम पर्यावरण, स्व का भाव जागरण, कुटुंब प्रबोधन, समरसता स्थापित करना एवं नागरिक कर्तव्यों का पालन स्वयंसेवक अपने जीवन में आत्मसात करे और फिर समाज में प्रबोधन करे, इसकी आवश्यकता है। समाज के व्यक्ति के हृदय में देशभक्ति, प्रामाणिकता, अनुशासन, सामूहिकता इत्यादि सद्गुणों को करना और देश के लिए 24 घंटे सजग और सक्रिय करने की आवश्यकता है। देश में घट रही हर घटना का आकलन करने का, वो भी सही दिशा में, ऐसा समाज का स्वभाव बने, उसके लिए प्रयासरत रहना होगा। हमारे पास शाखा की एक सिद्ध हस्त पद्धति है। उसमें निहित अपेक्षित कार्यक्रम रोज ठीक से चलेंगे तो यह सब आसान होगा और गति से होगा। समाज में व्याप्त किसी भी परिस्थिति पर विजय मिलाने का वही एक साधन है। विजयादशमी के इस उत्सव पर बस इसी बात का संकल्प ले, अपने पर विश्वास कर इस कार्य पर और आगे बढ़ने का संकल्प, यही आज का समयोचित व्रत है। हम करें। संकल्प और पुरुषार्थ से क्या कुछ हो सकता है, इसका उदाहरण आज के प्रमुख अतिथि के जीवन को देखकर समझा जा सकता है। अपने कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि ने अपनी बुद्धिमत्ता, प्रबंधन कौशल्य और मेहनत से अपने देश का नाम अंतरिक्ष प्रणाली स्पेस प्रोग्राम में विश्व में स्थापित किया है। पद्म भूषण डॉक्टर के राधाकृष्णन जी का जन्म 1949 में केरल में हुआ। आपने इंजीनियरिंग शिक्षा प्राप्त कर इसरो में अपने करियर की शुरुआत की। साथ ही साथ शिक्षा जारी रख IIM बेंगलोर से PGDM तथा IIT खड़गपुर से स्ट्रेटजीज ऑफ इंडियन अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम पर डॉक्टरेट किया। वे अनेक इंस्टीट्यूट्स जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन के इत्यादि के फेलो मेंबर हैं। अंतरिक्ष विज्ञान में पारंगत होने से अपने इसरो के संस्थानों के माध्यम से अनेक स्पेस प्रोग्राम में सफलता प्राप्त की है, जिसमें चंद्रयान भी शामिल है। विशेष बात, जो सशक्त नेतृत्व की छाप आपने छोड़ी है, अंतरिक्ष अनुप्रयोगों द्वारा उसका उपयोग सामाजिक सेवा, राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति, अंतरिक्ष प्रणालियों का सृजन और प्रबंधन, कई नए मिशन शुरू करना और इसरो की 16,000 सदस्यों की टीम है, उनका तालमेल, भारतीय उद्योग, शिक्षा, प्रयोगशालाओं के साथ बैठाकर उन्हें मदद करना। अनेक राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा आपको पुरस्कृत किया गया है। विशेष 2014 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। करीब 10 भारतीय विश्वविद्यालयों ने आपको मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। वे कई वर्षों तक इसरो के अध्यक्ष रहे। साइंस और टेक्नोलॉजी युक्त अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में आपका उल्लेखनीय कार्य रहा। वे माननीय प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की वैज्ञानिक सलाहकार समिति के पदेन सदस्य हैं और इसके अलावा वे NIT परिषद, IISIR की गवर्निंग काउंसिल के भी सदस्य हैं। ऐसे सफल हमारे मुख्य अतिथि का मैं हृदय से स्वागत करता हूं।
परम पुण्य सरसंघ चालक जी, माननीय मोहन जी से विनंती करता हूं कि आप पद्मश्री डॉक्टर के राधाकृष्णन जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। आज के इस उत्सव में कुछ विशिष्ट अतिथि यहां हमारे निमंत्रण पर पधारे हैं। उनका परिचय मैं करवाना चाहूंगा। मंच के बाईं ओर वो बैठे हैं। श्री के शिवन जी, अंतरिक्ष वैज्ञानिक, एक किसान के सुपुत्र और परिवार के पहले ग्रेजुएट हैं। आपने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग तथा एरोस्पेस इंजीनियरिंग में शिक्षण प्राप्त किया और इन्हीं विषयों पर डॉक्टरेट भी किया। इसरो में अनेक दायित्वों का निर्वहन करते हुए वे इसरो के अध्यक्ष पद को भी उन्होंने सुशोभित किया है। वे अंतरिक्ष के सभी प्रणालियों में पारंगत है और जीएसएलवी, पीएसएलवी के वास्तुकार रहे। आपके उत्कृष्ट कार्य के लिए आपको अनेक पुरस्कारों से पुरस्कृत तथा सम्मानित किया गया है। माननीय श्री अश्विन जी वैष्णव अपने परिवार सहित यहाँ पधारे हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी हैं तथा वर्तमान में राज्यसभा सदस्य एवं भारत सरकार के रेल मंत्री, संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं का दायित्व वे संभाल रहे हैं। डॉक्टर अच्छा, वे चूंकि कलकत्ता में कोई रेलवे एक्सीडेंट हुआ है तो उन्हें वापस जाना पड़ा, यहाँ उपस्थित नहीं है। डॉक्टर आर रामासुब्बू बालाजी, आपने इकोनॉमिक्स, जर्नलिज्म एवं मास कम्युनिकेशन में उच्च शिक्षा प्राप्त की। अपने पारिवारिक व्यवसाय सुप्रसिद्ध दिनामलर समाचार पत्र जो तमिल भाषा में निकलता है, उसके संपादक और प्रकाशन का कार्य आप देख रहे हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं श्री सज्जन जी जिंदल, प्रसिद्ध उद्योगपति, मैकेनिकल इंजीनियर हैं। जेएसडब्ल्यू उद्योग समूह जो स्टील, माइंस, एनर्जी, स्पोर्ट्स, सॉफ्टवेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे विविध उद्योग चलाते हैं, उनके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। स्टील उद्योग में विशेष योगदान हेतु और उत्कृष्ट कॉर्पोरेट नेतृत्व के लिए सरकार और अनेक संस्थाओं द्वारा आपको पुरस्कृत किया गया है। जेएसडब्ल्यू फाउंडेशन के माध्यम से समाज की सेवा में अपना योगदान परिवार के साथ भलीभांति निभा रहे हैं। श्री शरीफ जी मोहम्मद अपने पुत्र अजीम के साथ उपस्थित हैं। आपने वेदों का गहन अध्ययन किया है और वे वेदांत, वेद, भगवत गीता, सनातन धर्म इत्यादि विषयों पर राष्ट्रीय स्तर के वक्ता हैं। वे श्री रामकृष्ण आश्रम ट्रस्ट, पथनमिट्टा, केरला के अध्यक्ष हैं। भारतीय विद्या भवन के सचिव व डायरेक्टर, मुस्लियार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल के अध्यक्ष हैं। अनेक नेशनल अवार्ड से आप सम्मानित हैं। भावना जी विज, ब्रिटिश हाई कमीशन दिल्ली में सीनियर राजनीतिक, अर्थशास्त्री और सलाहकार हैं और उनके साथ उपस्थित है नटालिया ले, ब्रिटिश हाई कमीशन दिल्ली से राजनीतिक और द्विपक्षीय मामले की प्रमुख हैं। अपने स्वयंसेवक परिवार से माननीय ध्रुव प्रकाश जी मल, गोरखपुर से अपने परिवार के साथ यहाँ पधारे हैं। वे स्वयंसेवक हैं और समय समय पर समाज में अपना योगदान देते हैं। श्री शिवेंद्र जी प्रसाद रांची से अपने परिवार के साथ उपस्थित हैं। आप तृतीय वर्ष शिक्षित हैं। वे कोर ग्रुप ऑफ टिबेटियन कॉज के रीजनल कन्वेनर हैं एवं झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के सहायक कुल सचिव हैं। श्री भास्कर जी कुलकर्णी अपनी पत्नी के साथ कल्याण से यहाँ आए हैं। वे अपने गोवा विभाग प्रचारक मंदार जी के पिताजी एवं माताजी हैं। श्री शिवराम शेट्टी अपने पत्नी, भाई और परिवार के साथ यहाँ आए हैं। वे रायगढ़ विभाग प्रचारक श्री रवि जी शेट्टी के परिवार वाले हैं।
डॉक्टर विदुला अंबेकर एवं डॉक्टर मधुकर अंबेकर, आप 45 वर्ष से इंग्लैंड के निवासी हैं। विदुला जी हिंदू सेविका समिति की केंद्रीय कार्यवाहिका रही और विदेश विभाग का काम देख रही थी। मधुकर जी हिंदू स्वयंसेवक संघ में वहां पर सक्रिय कार्यकर्ता है। आज का यह उत्सव सभी के सहयोग से सुचारू रूप से संपन्न हो रहा है। अपने मुख्य अतिथि पद्म भूषण डॉक्टर राधाकृष्णन जी की उपस्थिति तथा उत्साहवर्धक मार्गदर्शन युवा पीढ़ी में नेतृत्व को पोषित करने, मेहनत करने एवं सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में प्रेरक होगा। राष्ट्र के वैज्ञानिक और उससे संबंधित शिक्षा क्षेत्र, अंतरिक्ष कार्यक्रमों के प्रबंधन में सलाहकार के रूप में आप अति व्यस्त रहते हैं। इस व्यस्तता के बावजूद आप यहां पधारे और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। उस हेतु मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अपने बीच विशेष अतिथि जिनका उल्लेख मैंने पहले किया, देश के अन्य भागों से यहां पधारे हैं। उनकी उपस्थिति का लाभ हमें मिलने वाला है, उनका भी मैं आभारी हूं। सभी पंथों के पूजनीय संतों ने अपने इस कार्यक्रम में पधार कर हमें आशीर्वाद दिया है। आपकी कृपा हमें निरंतर मिलती रहे, यही कामना करता हूं। हमारे निमंत्रण को मान देकर विशेष रूप से पधारे वरिष्ठ सज्जनगण, नागरिक बंधु भगिनी, उन्होंने यहां त्योहार के दिन उपस्थित रहकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, उसके लिए मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। पत्रकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वृत्तपत्र के प्रतिनिधि, छाया चित्रकार अपने इस उत्सव को देश और विदेश के हर कोने में पहुंचाते हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। अपने कार्यक्रम में कई तरह की व्यवस्थाएं लगती है और जो हमें उपलब्ध कराते हैं, ऐसे न्यू इंग्लिश हाई स्कूल एसोसिएशन, CPN बेरार एजुकेशन सोसाइटी, नागपुर शिक्षण मंडल तथा नागपुर सुधार प्रन्यास, जिन्होंने हमें यह मैदान उपलब्ध कराया। डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति, नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जिन्होंने स्वच्छता, पानी इत्यादि की व्यवस्था प्रदान की। महाराष्ट्र विद्युत मंडल, पुलिस प्रशासन, विविध सुरक्षा यंत्रणा, इन्होंने सुरक्षा और वाहतुक व्यवस्था प्रदान की। ऐसे और भी प्रशासकीय विभागों तथा व्यक्तियों का, यहां पर नियमित रूप से खेलने वाले खिलाड़ियों का हमें सहयोग प्राप्त हुआ है। मैं उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अभी यहां व्यक्तिगत गीत होगा। आदरणीय प्रमुख अतिथि डॉक्टर राधाकृष्णन जी से मैं निवेदन करता हूं कि गीत पश्चात हमारा मार्गदर्शन करें। परम पूज्य सरसंघ चालक जी माननीय मोहन जी से अनुरोध है कि तत्पश्चात अपने उद्बोधन से हमें प्रेरित करें। दानवता पर मानवता के पूर्ण विजय का स्फुरण पर्व है। दानवता पर मानवता के पूर्ण विजय का स्फुरण पर्व है। विजया पर्व है। विजया को पीड़ित करते हैं दानव। दसों दिशाओं में है भरता त्रस्त
विमूढ़ चराचर भैरव मोह मेघ को तब विदीर्ण कर आत्मा शक्ति भैरव मोह मेघ को तब विदीर्ण कर आत्मा शक्ति उसी पराक्रम विजिगीषा का यशो पर्व है। विजयादशमी विजय पर्व है। विजयादशमी विजय पर्व है। त्रिभुवन पादाक्रांत किया जब रावण के आतंक चक्र ने नष्ट पाप साम्राज्य किया तब रावण नेता रामचंद्र ने धरा डूबने लगी त्रस्त हो खलदल अत्याचार भार से कुरुक्षेत्र पर धर्म युद्ध में पांडव सारथी बने श्याम थे। सत्य शक्ति को राम श्याम का अभयाश्वासन दान पर्व है। विजयादशमी विजय पर्व है। विजयादशमी विजय पर्व है। धम्म सनातन भूल बना जब मनुज दनुज हिंसक उन्मार्गी प्रज्ञादीप लिए प्रकटे थे करुणागार बुद्ध सममार्गी। स्वार्थ लोभ के तम को हरते प्रखर विरागी श्री तीर्थंकर पर चक्रों से निर्वासित जन के बनते आधार संतवर। इस समाज की जीवट बनती गुरुओं का बलिदान पर्व है। विजयादशमी विजय पर्व है। विजयादशमी विजय पर्व है। जागृत सात्विक संघ शक्ति का सृजन दुष्ट दलनार्थ हुआ है। जागृत सात्विक संघ शक्ति का सृजन दुष्ट दलनार्थ हुआ है।
शील शक्तियुत शुभ जीवन से व्याप्त क्षेत्र प्रत्येक हुआ है। विराट निर्भय सुदृढ़ संयत संघ शक्ति दर्शन से खलदल भयोन्मत्त कंपित शंकित हो कुटिल बुद्धि से रचता नवछल खंडित भस्मित कपट जाल कर संघ शक्ति बढ़ती सगर्व है। संघ शक्ति बढ़ती सगर्व है। विजयादशमी विजय पर्व है। विजयादशमी विजय पर्व है। दानवता पर मानवता के पूर्ण विजय का स्फुरण पर्व है। विजयादशमी विजय पर्व है। विजयादशमी विजय पर्व है। विजय पर्व है। विजय पर्व है। परम पूजनीय सार संघ चालक डॉक्टर मोहन भगवत जी, प्रांत सह संचालक श्रीधर राव खटके, महानगर संघ चालक राजेश जी लोया, आदरणीय संत मंडली, गणमान्य व्यक्तियों, स्वयंसेवक बंधु और मातृशक्ति, it's an honor for me to get the gracious invitation from Param Pujani Sar Sangh Chalak Dr. Mohan Bhagavat ji to be here on this occasion, an auspicious occasion of Vijayadashami. And it's a privilege for me to address this admirable audience on the threshold of the five-fold transformation Panch Parivartan process. It was great to live a day in this virtuous ambience of self-discipline and selfless service at Smriti Mandir and pay homage to the founder Param Pujaniya Dr. Hedgewar ji. And I also had the occasion to visit his house and the place of his birth yesterday. It's a combination of simplicity and greatness. I recall that way back in January 2016 at the Akhil Bharati Shring Vadya Shibir held in Bangalore, 2,000 Swayam Sevaks from various parts of the country merged their minds to the finest level in time, tempo, and tone. This day, it's a unique experience to witness the harmony of valor and determination all around from the morning. And thank you for this amazing feeling. I would say a few words about the takeaways from India's Space Odyssey.
human civilizations have striven to understand our place in the universe and look to the heavens for answers to the question, where do we come from? Where are we going? Are we alone in the universe? Jantar Mandir, an astronomical observation site built by Maharaja Jai Singh II in Jaipur during the 18th century and presently inscribed as one of the UNESCO's World Heritage Sites, is an expression of the astronomical skills and cosmological concepts of a scholarly past of India. At the dawn of modern space age, in the early 1960s, India ventured into space activity, but with a difference. India opted to be society-centric in its pursuit under the legacy of Dr. Vikram Sarabhai, Professor Satish Dhawan, and Dr. Brahma Prakash, great inspiring leaders at the personal level and the institutions level. Next, ingenuity and prudence of resources became our uniqueness. We learned from failures and also from successes and developed resilience to leapfrog in adversities with preparedness for all imaginable scenarios. We imbibed the power of self-belief and team excellence. And transformational leadership continued with a sublime combination of the wisdom of elders and innovative power of the younger generation. And in the emerging world order, India would hold a prominent place in space applications, space exploration, space habitat, and exploitation of celestial resources. So this has been an odyssey of selfless service to the nation. Let me just ponder over the issues of technology security. Technology and applied sciences are engines of economic growth and the confluence of big science and deep technology. They are becoming increasingly relevant to solve the most formidable problems of the nation. And India has made commendable strides in space and several other areas of science and technology. However, in the evolving technology-centric world, we need a rapid transformation from technology dependence to technology adequacy and technology lead across core socio-economic sectors and strategic sectors. A renewed emphasis on materials, engineering, and manufacturing technology are crucial to achieve these targets of technology security. Technology is advancing exponentially, and presently we live in a technology-fueled transformative era. As per the survey of World Economic Forum, half-life of skills is below 5 years, or even half for many of the areas. And the big picture is the narrative of a future from a technological perspective, and which seems to evolve around 7 major areas: artificial intelligence, boundless connectivity, blockchain technology, quantum computing, metaverse, synthetic biology, and aerospace systems. And the next decade will witness the 6th and possibly the 7th industrial revolution. And it is imperative that we reinvent ourselves in shorter time scales and stay relevant, aside providing proactive regulations to ensure a secure world. And technology must have a human face. We should be sensitive to the humanitarian impacts of technological interventions. And the cardinal question is how technology will make a difference to the life
of the users. And there is always a lingering question whether society with various and varying geographies and demography, like in India, is ready to embrace technologies without distrust. In other words, is our society future ready? And the major responsibility of this is with the educational institutions. And already in the educational institutions, technology has made a big difference in the way education is delivered. And if you look at our higher education system, they are in a state of transition in the positive direction. Delightfully, an amazing national educational policy, NEP 2020, to transform India into a vibrant knowledge society and to mold global citizens with critical thinking, conceptual understanding, and human values. And it aims to bring out the unique capabilities of each student to suit the needs of the 21st century, and rightly with holistic, flexible, and multidisciplinary education at school and college levels. Internationalization of higher education, that is another important aspect that has come up now. Indian higher education institutions have started opening campuses abroad, and today we have universities abroad. Transformative reforms in strengthening the periodic assessment and accreditation of the higher education institutions, that's underway. And the important thing is we are looking at not only the input but the and finally the impact they make into the society. And I said we are in a state of transition, and there is a huge emphasis today on research, innovation, and entrepreneurship. And the recently enacted Anusandhan National Research Foundation would foster a concomitant research ecosystem in the country. Let me now change to sharing my life lessons with the youth. Performing arts and imbibing spiritual heritage helped me with value-centric personal decisions in life and for mindful leadership in frontiers of space science and technology. And music helps me to remain as an eternal student. I was exposed to Bhagavad Gita in my younger days when I was in class 6. I was enacting the role of Arjuna in Gitopadesh. Where the mind is not there with you, there is no use of all the power that we have. That's what we learned there. But I started appreciating Bhagavad Gita from then, and it has helped me in my life to keep my composure in tough times and to regenerate myself. I'm still a student of that. I try to understand, interpret, and see the applicability in life. Let me share a couple of points from Bhagavad Gita that's applicable to the youth. The chapter 16 of Bhagavad Gita begins with an exclusive list of noble traits in a cultured person. Ayam Sattva Samshuddhi Jnana Yoga Vyavasthiti Dhanam Damascha Yajnascha Swadhyayastava Arjavam. Fearlessness, Abhayam. Sattva Samshuddhi, purity of heart. Jnana Yoga Vyavasthiti, steadfastness in the knowledge. Dhanam, understandable. Dhammam, control of the senses. Yajna, the sacrifice. Swadhyaya, self-study of scriptures.
tapa, asceticism, and arjavam, uprightness, from abhayam to arjavam. And Swami Chinmayananda in his commentary indicates that sincerely pursued and consciously lived, these ethical values and moral beauties contribute to a better expression of the diviner possibilities in a person which generally is dormant. Bhagavad Gita concludes with an observation of Sanjaya, which is important. Yatra Yogeshwara Krishno, Yatra Partho Dhanurdhara, Tatra Shri Vijayo Bhudir Dhruvanidhi Madir Mama. That means we need both the Dhanurdhari and the Yogeshwara. While we have technology, we also need to have the ideals on how we make use of it. A knife in the hand of a surgeon saves a life, but that knife in the hand of a bad person will be a problem for the humanity. And let me conclude now. Empower them and inspire them to be a sensitive individual to the society, our nation and humanity at large, and live up to leading a legal. Thank you for giving me this great opportunity and to be amongst you on this great auspicious day. And once again, I thank Param Pujaniya Sarsangchalak Dr. Mohan Bhagawat for this offer. Thank you. उपविषय की आज्ञा आने के पश्चात कोई चिंता के बिना उपविष्ट करना। आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि पद्मभूषण डॉक्टर कोपिल राधाकृष्णन जी, विदर्भ प्रांत के माननीय संघचालक, माननीय सहसंघचालक महोदय, नागपुर महानगर के माननीय संघचालक जी, उपस्थित सभी श्रद्धेय संतगण, देश विदेश से यहाँ पर इस कार्यक्रम को देखने पधारे हमारे अतिथिगण, नागरिक सज्जन, माता भगिनी एवं आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, इस विजयादशमी को यानी आज के दिन अपने कार्य के 100वें वर्ष में संघ पदार्पण कर रहा है। इसीलिए शायद आज के उत्सव को देखने के लिए समय से पहले ही पर्जन्यराज भी उपस्थित हो गए और इसलिए स्वयंसेवकों को थोड़ी देर खड़ा रहना पड़ा। विशेष महत्व का वर्ष इसलिए भी है, पिछले वर्ष इसी पर्व पर हमने महारानी दुर्गावती जी का स्मरण किया था, उनके गुणों के लिए। ऐसा ही दूसरा एक सच्चरित्र पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर, उनकी ये 300वीं जन्म जयंती चल रही है। एक उत्कृष्ट राज्यकर्ता जिसकी शील संपन्नता का आदर्श सबके सामने हो, ऐसे एक महिला अत्यंत विपरीत परिस्थिति में राज्य चलाती है, रणनीति के कौशल का परिचय देती है, अपने राज्यों को संभालती ही है, परंतु अखिल भारतीय दृष्टि होने के कारण सारे देश में धर्म संस्कृति का उत्थान हो, इस दृष्टि से जगह जगह मंदिर बनवाती है, घाट बनवाती है, धर्मशालाओं का पुनरुज्जीवन करती है। और इस प्रकार संस्कृति संरक्षण में, धर्म संरक्षण में स्वयं निस्पृह रह के अपने लिए कुछ न करते हुए
और एक आदर्श उपस्थित करती है राज्यकर्ता का भी और भारतीय नारी के कर्तृत्व का एक फिर प्रतीक ऐसा उनके जीवन के निमित्त हमारे सामने खड़ा होता है, उनका हम स्मरण करते हैं। ऐसे ही स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती का 200वां जन्म जयंती का वर्ष चल रहा है। हम जानते हैं कि लंबी गुलामी के बाद भारत का जो पुनरुत्थान शुरू हुआ, उस पुनरुत्थान के पीछे जो शक्तियां थी उनमें से एक स्वामी दयानंद सरस्वती है। लोगों में सही धर्म क्या है उसका सत्य प्रकाश उनके बुद्धि में जाए, अपने मूल को समझकर काल सुसंगत धर्म का आचरण वो करे और अपने लिए स्वतंत्रता प्राप्त कर ले। इसलिए जनों की जागृति का एक महाप्रयास उन्होंने किया। उसकी प्रेरणा में से आगे चल के भारत के जीवन के सभी क्षेत्रों में कई प्रकार के आंदोलन भी हुए। ऐसा एक पुण्य चरित्र उनके भी स्मरण का आज वर्ष है। स्वतंत्र देश होना है, देश वैभव संपन्न होना है, तो प्रजा में चारित्र्य चाहिए। अभी अध्यक्ष महोदय जी ने जिस दैवी गुण संपद का उल्लेख किया, अभयम सत्व संशुद्धि, वही है व्यक्तिगत और सामाजिक चारित्र्य, राष्ट्रीय चारित्र्य, जिनके बलबूते देश बड़ा होता है। पाबना में, आज के बांग्लादेश में, उस समय के पूर्व बंगाल में जन्मे श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर होम्योपैथी के डॉक्टर थे, आध्यात्मिक साधक थे। उनके माता से ही उनको दीक्षा मिली थी। तो उनके व्यक्तित्व से आकर्षित होकर लोग उनको आकर मिलते थे, अपनी व्यक्तिगत कठिनाइयां बताते थे, उनके हल पर उनसे चर्चा होती थी। इसी का आगे एक सत्संग आंदोलन बन गया और 1925 में उस आंदोलन का भी विधिवत पंजीयन हुआ। उस आंदोलन का मुख्यालय आजकल देवघर में है। उनकी भी शताब्दी इस वर्ष 2025 में चलेगी। और हम जानते हैं भगवान बिरसा मुंडा के जन्म के 150 वर्ष हो गए। विदेशी वर्चस्व के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध वनवासी समाज में, आदिवासी समाज में बहुत जागृति जिन्होंने की, केवल भाषण देकर नहीं, अपने जीवन को यज्ञ में अर्पण कर दिया और ऐसा उपदेश दिया और ऐसा आचरण हमारे सामने रखा कि हमारे जनजातीय बंधुओं के अस्मिता को, अस्तित्व को स्वतंत्र भारत में सशक्त होकर अपने योगदान करने को एक पुष्ट वैचारिक और व्यावहारिक आधार उसके कारण प्राप्त हुआ। उनका भी 150वां जन्म जयंती का वर्ष चल रहा है। स्मरण करने का कारण ऐसा है कि ये लोग हमारे सामने मूर्तिमंत उदाहरण है जैसा हमको होना चाहिए। व्यक्तिगत और राष्ट्रीय चारित्र्य इन्होंने जो किया उसका हमको लाभ हो रहा है, ये बात अलग है। परंतु वो लोग कैसे थे, अलग अलग समय में, अलग अलग कार्य क्षेत्रों में उन्होंने काम किया, परंतु सबकी समान बातें कुछ थी। इन सब लोगों ने प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से देश हित में, समाज हित में, संस्कृति और धर्म के हित में ही काम किया। अपने लिए कुछ नहीं रखा। निष्पृहता उनका गुण था और निर्भय थे। परिस्थिति की परवाह नहीं की, क्या भुगतना पड़ेगा इसकी कभी चिंता नहीं की।
संघर्ष का कर्तव्य उपस्थित हुआ तो पूरे जोर से संघर्ष किया। उसमें आवश्यक जो कठोरता आवश्यक है उस कठोरता का भी वर्णन किया, लेकिन ऐसा होने के बाद भी वो किसी के द्वेष्टा नहीं बने। उन्होंने अपने मन में किसी के प्रति कोई शत्रुता नहीं रखी, सबके प्रति निर्वैर भाव से अपना कर्तव्य वो करते थे। और इसलिए उज्ज्वलशील संपन्न उनका यह जीवन सज्जनों के लिए आधार बना, दुर्जनों को उनके कर्तृत्व की धाक बनी। इस प्रकार के समाज में शक्ति जब खड़ी हो जाती है तब फिर समाज का उत्थान होता है, देश का उत्थान होता है, बाकी सब सहायक बनता है। ऐसे व्यक्तिगत और राष्ट्रीय चरित्र की आवश्यकता आज की परिस्थिति हमको बार बार बता रही है, ये आवश्यक है, और उसके आदर्श ये जीवन है। क्योंकि परिस्थिति हमेशा चुनौतियां तो रहती ही है, अच्छा भी रहता है, दुनिया की हो, देश की परिस्थिति हो। अभी वैज्ञानिक प्रगति का वर्णन करते समय आपने बताया भविष्य के लिए तैयार होना है, और भविष्य इस तकनीकी के कारण कई प्रकार की नई सुविधाएं लेके आएगा। आज तक विज्ञान कई प्रकार की सुविधाएं लेकर आया है, तो मनुष्य जीवन भौतिक दृष्टि से पहले से सुखी है। परंतु हम देखते हैं कि इतने प्रगत सुखी मानव समाज में अपने स्वार्थ और अहंकार के कारण कैसे कैसे संघर्ष चलते हैं। इस्राएल के साथ हमास का जो युद्ध छिड़ा वो अब कितना व्यापक होगा और उसकी आग में कौन कौन झुलसेंगे और दुनिया पर इससे कौन सा संकट आएगा, इसकी चिंता सबको लगी है। तो परिस्थिति के दोनों पहलू होते हैं। अपने देश का जब विचार करते तब भी अपना देश आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अतिथि महोदय ने वर्णन कर दिया है। बहुत नपे तुले शब्दों में पूरा चित्र आपके सामने आया है। ऐसे सब क्षेत्रों में भारत आगे बढ़ रहा है। समाज की समझदारी भी धीरे धीरे बन रही है। उसके परिणाम स्वरूप हम ऐसा देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के चुनाव भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गए। इसका ही परिणाम हम देखते हैं सारे दुनिया में भारत की साख बढ़ी है, प्रतिष्ठा बढ़ी है। वसुधैव कुटुंबकम का हमारा विचार सबको स्वीकार्य है। हमारा योग सारी दुनिया में एक फैशन बनते जा रहा है, लेकिन केवल फैशन नहीं बन रहा है, उसका जो शास्त्र है, उसकी जो परिणाम है, उसको भी दुनिया स्वीकार कर रही है। पर्यावरण के बारे में हमारी अपनी जो दृष्टि है वो आज सारी दुनिया में स्वीकार्य है। भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत का सामरिक बल बना है, कई मामलों में देश आगे जा रहा है, और आगे ले जाने का प्रयास शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, देश के युवकों के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा, किसानों के द्वारा, जवानों के द्वारा, सबके द्वारा हो रहा है। विशेषकर युवा पीढ़ी में हम देखते हैं कि स्व के गौरव की भावना बढ़ रही है। अपने देश के भविष्य के लिए बहुत अच्छे लक्षण हैं, और ये चलते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ये किसी तात्कालिक समय के वैशिष्ट्य के नाते खड़े हैं। ये करवट बदली है भारत के समाज में, और समाज आगे बढ़ेगा, देश को आगे ले जाएगा, इसका पूर्ण विश्वास है। परंतु जीवन का मार्ग कभी निष्कंटक नहीं होता, और इसलिए कुछ चुनौतियां भी सामने है। विजयादशमी के भाषण में इन दोनों बातों की चर्चा होती है, परंतु चूंकि देश की आगे कुछ चलती रहेगी ये विश्वास है,
उस तरफ देश ने रुख कर लिया है और देश आगे ही बढ़ेगा। उसकी चर्चा इस भाषण में आज मैं कम करने वाला हूं। एक चुनौती ऐसी ध्यान में आती है जिसका विचार हम सबको करना चाहिए, क्योंकि वो केवल हमारे सामने यानी संघ के सामने चुनौती नहीं है, केवल हिंदू समाज के सामने नहीं है, केवल भारतवर्ष के भी सामने नहीं है, पूरे दुनिया में वो चुनौती उठ रही है। उसको हमको समझना होगा, क्योंकि बहुत मायावी रूप धारण करके वह चुनौती आगे चलती है। इसलिए उसकी चर्चा करना मुझे आवश्यक लगता है। भारत आगे बढ़ रहा है, लेकिन भारत आगे न बढ़े ऐसा चाहने वाली शक्तियां भी दुनिया में है, जिनके निहित स्वार्थ मार खाते हैं भारत के प्रमुखत्व के कारण। वो अपेक्षा तो यही है कि उनका विरोध होगा, तरह तरह की चालें वो चलेंगे, भारत को दबाने का, एक विशिष्ट मर्यादा के अंदर ही बढ़ने देने का प्रयास करेंगे। वैसा हो भी रहा है, क्योंकि आखिर अभी तक भारत छोड़कर बाकी विश्व ने अपने स्वार्थ की बलि देकर भी दुनिया को बड़ा करने का मार्ग पकड़ा नहीं है। हम ये करते हैं, आज भी कर रहे हैं, सबको मदद करते हैं। हमारी शत्रुता करने वालों को भी आवश्यकता में मदद करने वाले हम हैं। शांति रहे इसलिए अपने हितों का बलिदान भी हमने कई बार किया है और करते हैं। ऐसा स्वभाव दुनिया में नहीं है, और इसलिए भारत आगे बढ़ रहा है या कोई भी देश आगे बढ़ रहा है, कल चल के हमारा स्पर्धक बनेगा ऐसा डर जिनको लगता है, वो उस देश में तरह तरह के उत्पाद करने में कम नहीं करते। भाषा तो विश्व बंधुत्व की होती है, परंतु वो वहां तक ही है। अपने निहित स्वार्थ ठीक रहने चाहिए, अपनी सुरक्षा को धक्का नहीं लगना चाहिए। और इसलिए दूसरे देशों में कई प्रकार के उत्पाद खड़े करना, जनतांत्रिक तरीके से वहां कोई सरकार चुन के कारोबार कर रही, उसको नीचे लाना, ऐसा दुनिया में चलते रहता है। ये दुनिया की रीति लगभग बन गई है, जो नहीं बननी चाहिए लेकिन है। अब हमारे पड़ोस में ही बांग्लादेश में क्या हुआ, उसके कुछ तात्कालिक कारण और पहलू है, ये बात ठीक है, लेकिन इतना बड़ा उत्पाद तो उससे नहीं होता। वो कारण, उनकी चर्चा, जिनका विषय है वो करें, परंतु दो बातें ध्यान में आती है। पहली बात है कि उस उत्पाद के कारण वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं, उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। पहली बार वहां का हिंदू संगठित होकर अपने बचाव में रास्ते पर आया, इसलिए कुछ बचाव हो गया। परंतु कहीं कोई गड़बड़ हो, दुर्बलों पर अपना गुस्सा निकालने की ये जो कट्टरपन की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति जब तक वहां विद्यमान है, तब तक वहां के हिंदू क्या, वहां के सभी अल्पसंख्यक, उनके सर पे खतरे की तलवार लटकी रहेंगी। उनको आवश्यकता है मदद की। विश्व भर के हिंदुओं की, भारत के सरकार की सहायता उनको मिले, ये उनकी आवश्यकता है। परंतु इससे ये ध्यान में आता है, और ये ध्यान में आना चाहिए, हिंदू समाज के भी ध्यान में आना चाहिए कि दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। निमित्त कुछ नहीं चाहिए, हम दुर्बल है, यह निमित्त पर्याप्त है। और इसलिए जहां कहीं भी हम हैं, वहां संगठित रहना, सशक्त रहना, किसी से शत्रुता नहीं करना, हिंसक नहीं बनना, योगदान देने वाले बनना, परंतु इसका अर्थ दुर्बल रहना नहीं, अशक्त रहना नहीं। इसको हमको करना ही पड़ेगा। लेकिन दूसरी बात है हमारे सबके ध्यान देने की। अब वहां चर्चाएं ऐसी चलती है बांग्लादेश में कि भारत से हमको खतरा है,
और भारत से खतरा है, इसलिए पाकिस्तान को साथ लेना चाहिए। वही हमारा प्रामाणिक मित्र है और दोनों मिलके, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, हम भारत को रोक सकते हैं। जिस बांग्लादेश के निर्माण में भारत की पूरी सहायता हुई, जिस बांग्लादेश के साथ भारत ने अब तक कोई वैरभाव रखा नहीं, आगे भी नहीं रखेंगे, उस बांग्लादेश में ये चर्चाएं हो रही है। ये चर्चाएं कौन करा रहा है? ऐसे वर्णन, नैरेशंस वहां पर चले, ये किन किन देशों की हित की बात है? ये तो देखने वाले, सोचने वाले समझते हैं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं। हमारे देश में भी ऐसा हो, ये इच्छा है, क्योंकि भारत बड़ा बनेगा तो सब स्वार्थ के दुकान तो बंद हो जाएंगे, और इसलिए भारत का ये सामर्थ्य न बने। ऐसे उद्योग चल रहे हैं। डीप स्टेट, वोकिज्म, कल्चरल मार्क्सिज्म, ऐसे शब्द चर्चा में बहुत है। पिछले साल भी मैंने उल्लेख किया था। कुछ लोगों ने कहा था कि अपने यहां तो है ही नहीं। ऐसा नहीं है, अपने यहां है, बहुत पहले से है। क्योंकि केवल भारत नहीं, सभी सांस्कृतिक परंपरा के विरुद्ध ये विचार जाता है। परंपरा से दुनिया में कहीं भी कोई भी समाज जीवन में जो मंगल है, भद्र है, ऐसा मानता है, उसको ध्वस्त करना ये इनके कार्य प्रणाली का अंग है। और ये करने के लिए पहला सूत्र उनका होता है, इन्वेड द इंस्टीट्यूशंस। संस्थाओं को कब्जे में लो। शिक्षा संस्थान है, विद्यापीठ है, शिक्षा व्यवस्था है, माध्यम है, बौद्धिक जगत है, इन सब पर अपनी पकड़ कायम करके उनके द्वारा समाज में विचारों की विकृति का प्रसार करना, विचारों को बिगड़ना, अपनी परंपरा के प्रति, अपने स्वत्व के प्रति अश्रद्धा से उत्पन्न करना। हम ही अपने लोगों को गाली दे, हम ही अपने बातों को तुच्छ माने, उनकी लज्जा करें, इस प्रकार का वातावरण पैदा करना। इतना बड़ा समाज है, उसकी कई विविधताएं हैं, उन विविधताओं को अलगाव में परिवर्तित करना। नहीं है वहां कोई जबरदस्ती विविधता आरोपित करके हम विविध है इसलिए हम अलग है, हम विविध है इसलिए हम एक नहीं है, हमारे स्वार्थ अलग है, ऐसा नैरेशन देना। इतना बड़ा समाज है, छोटी मोटी समस्याएं सबकी रहती है, बड़ी समस्याएं भी रहती है। समाज की स्थिति में सब कुछ ठीक ही रहता है ऐसा नहीं, सुधारने का भी बहुत कुछ होता है, तो कई अन्याय चलते रहने वाले रहते हैं। इन सबको लेकर एक असंतोष उत्पन्न करना, संघर्ष उत्पन्न करना, टकराव की स्थिति उत्पन्न करना, लोगों को उग्र बनाना, व्यवस्था, कानून, सत्ता, प्रशासन, इन सब के प्रति अश्रद्धा, अनादर का व्यवहार सिखाना, इससे उस देश पर बाहर से वर्चस्व चलाना आसान होता है। पहले जैसा आपस में युद्ध करना अब आसान नहीं है। अब युद्ध इस प्रकार से होता है, इसको मंत्र विप्लव कहते हैं अपने परंपरा में। ऐसा मंत्र विप्लव चल रहा है, और ऐसी भ्रम की स्थिति में उनको देश के अंदर भी कभी बार साथी मिल जाते हैं, जाने अनजाने। प्रजातांत्रिक देश है अपना, अनेक दल रहेंगे, उनकी स्पर्धा चलेगी, ये प्रजातंत्र की पद्धति है। लेकिन समाज में ये अलगाव, टकराव, देश की एकता, एकात्मता, देश के वैभव संपन्न होने के प्रयास से बड़े बन गए, अथवा दलों के स्वार्थ समाज की सद्भावना और राष्ट्र की एकात्मता को गौण बनाकर चलाए गए, तो फिर किसी एक का पक्ष लेके उनके पीछे खड़ा रहना, खुद मैदान में नहीं आना। अल्टरनेट पॉलिटिक्स ऐसा कहते हैं, पर्यायी राजनीति।
उसके आड़ में अपना ये एजेंडा और ये पद्धतियां चलाती है। और ये मैं कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी नहीं बता रहा हूं, पुस्तकें निकल रही है पाश्चात्य देशों से वहां की परिस्थिति के बारे में। पाश्चात्य जगत के अनेक प्रगत देशों में इस मंत्र विप्लव के परिणाम स्वरूप जीवन की स्थिरता, शांति और मांगल्य संकट में पड़ा हुआ उनको अनुभव होता है, हमको भी दिखाई देता है। और भारत के चारों ओर विशेषकर सीमावर्ती प्रांतों में इस प्रकार के कारस्थानों के चलते क्या क्या हो रहा है हम देख सकते हैं। समय पर हमको जागना है। हमारा देश सांस्कृतिक एकात्मता के अधिष्ठान पर खड़ा है। अंडरलाइंड कल्चरल यूनिटी, ऐसा हमारे संविधान निर्माताओं ने भी अन्यत्र भाषणों में कहा है। और नैतिक विचारों का, अध्यात्म के सत्य का एक बलशाली अधिष्ठान हमारे समाज की स्थिरता को, आपस के संबंधों को, व्यक्तिगत और राष्ट्रीय व्यवहार को मिला है। इन आधारों को नष्ट करने के कुप्रयासों को समय के पूर्व हमको रोकना पड़ेगा। उसके लिए समाज को प्रयास करने पड़ेंगे। एक ऐसा राष्ट्रीय नैरेटिव चलाना पड़ेगा, उसके लिए योजना बनानी पड़ेगी। कानून संविधान की मर्यादा में रहते हुए, अपने सांस्कृतिक अधिष्ठान पर पक्का रहते हुए हमको इसकी योजना बनानी पड़ेगी। क्योंकि समाज को सुरक्षित रखने के लिए इसी का उपयोग होगा। संस्कारों का क्षरण इन विभेदकारी ताकतों को पुष्ट करता है, और वो बलवान होती है तो वो भी संस्कारों के क्षरण का कारण बनती है। और हम देख रहे हैं कि भारतवर्ष में इस प्रकार का मनोवचन कर्मों पर कुप्रभाव निर्माण हो रहा है। क्योंकि अब कोई बात छिपी रहती नहीं, मीडिया सर्वत्र पहुंचता है। बड़ों के साथ बच्चों के हाथ में भी मोबाइल है। मोबाइल पर वो क्या देख रहे हैं, उनको क्या दिखाया जा रहा है, इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। घर में क्या देखना नहीं देखना, इस प्रकार का विवेक नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में घर परिवारों में ये नियंत्रण स्थापित करना और अपनी विधि व्यवस्था में भी इसके व्यवस्था के लिए, कोई इसके नियंत्रण के लिए कानून बनना, इसकी आवश्यकता है। क्योंकि इन संस्कार भ्रष्टता के कई प्रकार के कुपरिणाम है। ये विवेक न होने के कारण कई जगह नई पीढ़ी नशीली दवाओं की आदतों में खोखली होती चली जा रही है। कहीं पर दिखता है, कहीं पर नहीं दिखता है। कहीं कहीं पर ऐसा भी हो गया है कि कोई नशीली दवा जो नहीं लेता उसको पिछड़ा माना जाता है। इस प्रकार का वातावरण भी उत्पन्न हो रहा है। और हम देखते हैं कि हमारे देश की परंपरा क्या है, हमारा देश कैसा है। एक द्रौपदी के वस्त्र को हाथ लगा, महाभारत हो गया। एक सीता का हरण हो गया, रामायण हो गया। यहां पर कैसी घटनाएं घट रही है। अब कलकत्ता में जो हुआ आरजीकर अस्पताल में, लज्जाजनक घटना है, हम सबको कलंकित करने वाली घटना। और ये एक नहीं है, घटनाएं होती है, उसका नियंत्रण वगैरह करना। जैसे वहां खड़े हो गए समाज के सब लोग डॉक्टर लोगों के साथ, घटना होने ही नहीं देना, इसलिए चौकन्ना रहना चाहिए, सुरक्षा देनी चाहिए। परंतु होने के बाद भी वहां जिस प्रकार से टालमटाल का प्रयास हुआ, अपराधियों को संरक्षण देने का प्रयास हुआ, जो अपसंस्कृति फैली है उसके साथ अपराध और राजनीति का जो गठबंधन हो गया है, उसके ये परिणाम है। हमारी सांस्कृतिक देन है ये दृष्टि जो कहती है मातृवत परदारेश, पराई स्त्री माता समान है।
जिनसे प्रबोधन प्राप्त होता है, परिवार में अपने परिवार के जनों से प्राप्त होता है, और माध्यमों के द्वारा जाने अनजाने समाज इनसे ग्रहण करता है। वहां यह भान रहना चाहिए कि हम क्या परोस रहे। वहां अगर इसका भान नहीं रहा, इन मूल्यों का तिरस्कार हुआ, उपेक्षा हो गई, तो फिर वो महंगा पड़ेगा। और इसलिए वहां पर इसका भान रहे और मूल्यों का प्रबोधन हो, इसके लिए हमको व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये जो परिस्थिति सारी चल रही है, उसमें हम देखते हैं कि सारे खतरे संस्कार भ्रष्टता के कारण और आपस में अलगाव की हवा बहती है, उसमें बह जाने के कारण देश में सर्वत्र आप देखिए, सीमा से लगे पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, समुद्री सीमा पर केरल है, तमिलनाडु है, और बिहार से मणिपुर तक पूरा पूर्वांचल है, अस्वस्थ है। मूल कारण यही है। इन प्रदेशों में ये सारी परिस्थिति उपस्थित है। और फिर ये भी हम देखते हैं कि कट्टरपन को उकसाकर उपद्रव किए जाते हैं, ये भी परिस्थिति है। बहुत सारे असंतोष के कारण इतने बड़े समाज में हो सकते हैं। ट्रैफिक जाम हो गया तो वो भी असंतोष का कारण बनता है। असंतोष को व्यक्त करने के रास्ते भी हमारे संविधान ने बताए हैं। प्रजातांत्रिक रीति से हमको जो अच्छा नहीं लगता उसका विरोध हम कर सकते हैं, करना भी चाहिए। अगर अपने को अच्छा नहीं लगता चुप रहो, ऐसा कोई नहीं कह सकता, परंतु उसकी एक पद्धति है, उसका पालन होना चाहिए। उसको ताक पर रखकर कानून संविधान को छोड़ते हुए कहीं किसी ने कुछ किया, पूरे समाज को जिम्मेवार मानकर ये जो उपद्रव होते हैं, इसको असंतोष के जगह गुंडागर्दी करना ज्यादा अच्छा है। ये गुंडागर्दी होती है और कहीं कहीं ये हो जाती है समाज के कट्टर स्वभाव के कारण, अथवा कहीं कहीं इसको कराया जाता है। कभी कभी समाज करता नहीं, उपद्रव करने वाले आके करके चले जाते हैं। पूज्य बाबा साहब आंबेडकर साहब ने इसी के प्रति हमको सचेत किया था। संविधान समिति ने जब संविधान अर्पण किया, संसद में बाबा साहब के 2 भाषण हुए, इसमें एक में उन्होंने उल्लेख किया है इन बातों को। उन्होंने ग्रामर ऑफ अनार्की, अराजकता का व्याकरण कहा है। अब ये इशारा हमको मिल चुका है, हम लेकिन ऐसा करते हैं। अभी गणेश उत्सव के पथराव विसर्जन के जुलूसों पर हुआ, क्यों हुआ? कोई कारण नहीं था। ऐसी बातों का नियंत्रण त्वरित करना प्रशासन का काम है। कहीं करते हैं, कहीं थोड़ी ढिलाई भी दिखती है, परंतु प्रशासन आते तक तो समाज को भुगतना पड़ता है। तो इसलिए समाज को तैयार रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। गुंडागर्दी नहीं चलने देनी है। गुंडागर्दी को किसी का सैंक्शन नहीं है, और गुंडागर्दी किसी की भी हो वो क्षम्य नहीं है। अपना और अपनों का प्राण और चीज वस्तु इसकी रक्षा करना ये अपना अधिकार है, मूलभूत अधिकार है। बातें प्रशासन को, पुलिस को करनी है, उनको ही करनी देनी चाहिए। उनके आते तक अपने प्राण को बचाना, अपनों के प्राणों को बचाना, ये अपना अधिकार है। उसके लिए समाज को सजग रहना पड़ेगा। सजगता से होगा ही नहीं, हो गया तो सन्नद्ध भी रहना पड़ सकता है। मैं वर्णन सारा किसी को लड़ाने के लिए नहीं कर रहा हूं, डराने के लिए भी नहीं कर रहा हूं। ये परिस्थिति है, दूसरी भी है, अच्छी परिस्थिति भी है, अच्छी बातें भी हो रही। हमको इस परिस्थिति में से जाना है, और इसलिए क्योंकि हम सबकी इच्छा है अपना देश एकात्म हो, सारे झगड़े समाप्त हो, अपना देश बड़ा बने, सबकी इच्छा है, सबका कर्तव्य भी है। और इसलिए समाज की एक विशिष्ट प्रकार की स्थिति चाहिए, विशिष्ट दिशा में प्रयासों की आवश्यकता रहती है।
समाज स्वयं जगता है, अपना पुरुषार्थ करता है, तब महापुरुष, संगठन, संस्थाएं, प्रशासन, शासन, ये सब सहाय्य कार्य होते हैं। समाज की स्वस्थ स्थिति से सारे उपद्रव टल जाते हैं। जैसे इम्यूनिटी कम होने के बाद रोग आते हैं, स्वस्थ अवस्था शरीर की ढलती है, बीमारियां बाद में घेरती है, और बीमारियां भी स्वस्थता को नष्ट करती है। और इसलिए यह स्वस्थ अवस्था समाज की सशक्त अवस्था, यानी समाज की संगठित अवस्था है। समाज को सशक्त रहना चाहिए, संगठित रहना चाहिए, क्योंकि दुर्बलों की परवाह देव भी नहीं करते। अश्वम नैव गजम नैव व्याघ्रम नैव च बलि किसकी देनी यज्ञ में चर्चा हुई, कहते हैं क्या घोड़े की? नहीं, वो तो लात मारेगा। हाथी? नहीं, बहुत बड़ा है। शेर? नहीं बाबा, वो तो बिल्कुल नहीं। फिर किसको? तो बकरे को काटो, कुछ नहीं कर सकता। देवो दुर्बल घातका। और इसलिए इस स्वस्थता को, संगठित को उत्पन्न करने के लिए संपूर्ण समाज में कुछ विषय हम शताब्दी वर्ष के पश्चात ले जाएंगे। अभी 1.25 साल शुरू हुआ है, वो पूरा होगा 1925 में। उसके बाद साल भर शताब्दी वर्ष का कुछ चलेगा। उसके बाद समाज में हम विषय लेने जाने वाले हैं। समाज के स्वस्थ स्थिति की पहली शर्त है सामाजिक समरसता और सद्भावना। इसके बिना संगठन संभव नहीं। और इसलिए इन बातों को ले जाना है। लेकिन ये बात ले जानी है, कार्यक्रम ले जाने से नहीं होता। कुछ प्रतीकात्मक कार्यक्रम कर लिए तो समरसता सद्भावना नहीं आती है। व्यक्तिगत स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर काम करना पड़ता है। समाज के सभी वर्गों में व्यक्तियों की और कुटुंबों की मित्रता होनी चाहिए। मैं जितने दायरे में घूमता हूं, फिर काम करता हूं, वहां के सब प्रकार के रहने वालों में मेरे मित्र होने चाहिए। मेरे परिवार के मित्र कुटुंब वहां सब प्रकार के रहने वालों में होने चाहिए। भाषा विविध है, पंथ संप्रदाय विविध है, खान पान रीति रिवाज सब अलग अलग होने के बाद भी ये कुटुंबों की और व्यक्तियों की मित्रता, यही समाज में समरसता लाती है। प्रबोधन करने के लिए बाकी सब काम आता है, आचरण करने के लिए ये प्रत्यक्ष मित्रता चाहिए। और जहां जहां लोगों को समझाना संभव है, अपनी इतनी साख है, वहां समझा के पर्व त्योहार सबके होने चाहिए। ये विषमता इतनी विचित्र हो गई कि हमने अपने संतों को, देवों को, सबको बांट लिया। वाल्मीकि जयंती वाल्मीकि बस्ती में ही क्यों हो? वाल्मीकि ने रामायण तो पूरे हिंदू समाज के लिए लिखा। तो भगवान वाल्मीकि की जयंती सब मिलकर मनाए, भगवान रविदास की जयंती सब मिलकर मनाए। सारे पर्व त्योहार मिलकर पूरा हिंदू समाज करे, सहभागी हो, बाहर से सहभागी हो, अंदर जाकर सहभागी हो। ये सहभागिता चाहिए। और समाज के श्रद्धा के या उपयोग के जो केंद्र होते हैं, मंदिर है, पानी है, स्मशान है, वो सबके लिए खुले चाहिए, ऐसा वातावरण चाहिए। ये हमको करना पड़ेगा। इसको लेकर हम समाज में जाएंगे। अपने समाज में अनेक जाति वर्ग है, उनका अपना अपना नेतृत्व है। उस नेतृत्व के हाथ में संस्थाएं हैं। उन संस्थाओं के द्वारा उन जाति वर्गों का संचालन होता है, अच्छी तरह होता है। ये सब जाति वर्गों के जो मुखिया लोग हैं, वो अगर नीचे खंड स्तर तक, ब्लॉक स्तर पर एकत्रित आए और आपस में बताए कि अपने जाति के उत्थान के लिए उनको समय के हिसाब से ठीक प्रकार का प्रबोधन, क्या क्या खतरे हैं समाज जीवन में, उससे अपने आप को कैसे बचाना, इसके बारे में जानकारी, देश दुनिया में क्या चल रहा है इसकी जानकारी, ये हम अपने समाज में कैसे देते हैं, उनका जीवन अधिक उन्नत हो, अधिक संस्कार वाला हो, भौतिक दृष्टि से सुखी हो, क्या क्या कर रहे हैं, आपस में शेयर करना, बताना। कल्पनाएं मिलती है अन्य लोगों को प्रयास करने के लिए। लेकिन इनके साथ और 2 विषयों की चर्चा करना। अपने अपने जाति वर्ग के लिए हम ये सब कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, परंतु हम सब मिलकर अपने उस खंड में समाज की कौन सी एक समस्या है जो हम उठाकर अपने बलबूते उसको ठीक कर सकते हैं, पूरे समाज की कोई समस्या।
हर 2 महीने बैठते तो 2 महीने में एक कोई समस्या उठाकर उसको ठीक करना, सबने मिलकर तय करना, इसको हम हाथ लगाएंगे, इसको हम ठीक करेंगे। और दूसरा ये तय करना कि हम सब जाति वर्ग यहां रहते, हम मिल रहे हैं, वो हम में जो दुर्बल जाति है उसके लिए हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं। ऐसी एक बैठक में मैं था, वह वाल्मीकि बंधु थे, उन्होंने खड़े होकर बताई अपनी समस्या। हमारे बच्चों के लिए विद्यालय नहीं है, सरकारी विद्यालय चलता नहीं है, प्राइवेट विद्यालय हमको पुराता नहीं है, बच्चे कहां पढ़े। तो वहां राजपूत समाज के लोग बैठे थे, खड़े हो गए, उन्होंने कहा आपकी बस्ती तो हमारी बस्ती को लगकर है। उनका है, बोले हमारा स्कूल है, 20% लोगों को हम लेंगे, बिना फीस के पढ़ाएंगे, और वो काम शुरू हो गया। समाज में विभिन्न जाति वर्गों के लोग बैठकर नियमित इन 3 विषयों का विचार अगर करते हैं तो समाज में सद्भावना नहीं रहेगी तो क्या रहेगा, और कौन उस सद्भावना को तोड़ सकेगा। क्योंकि सब जानते हैं कि हम अपना भी विचार करते हैं, सबका भी विचार करते हैं, हम सब एक दूसरे से लगे हैं, हमारे संबंध है। ये करना पड़ेगा, इस बात को लेकर हम जाएंगे, और हम आए इसकी राह देखने की आवश्यकता नहीं, जहां हो सकता है वहां शुरू होना चाहिए। दूसरा विषय सामने आता है, जागतिक समस्या है, पर्यावरण की। सारी दुनिया त्रस्त है, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह चिंतकों के सामने है, सृष्टि रहेगी कि नहीं रहेगी, और अपने देश में भी उसका अनुभव हो रहा है। हम देखते हैं हमारे यहां पर तरह तरह के उत्पाद हो गए, ऋतु विचित्र बन गई, कभी भी आती है, और जब आती है तब फूट पड़ती है। वर्षा नहीं होगी तो मुंह तक में छाले पड़ जाएंगी, इतनी गर्मी, और होगी तब छालों सहित सबको बहा ले जाएंगी। ये विचित्र तीव्रता ऋतुओं की उत्पन्न हो गई है। ये सब होता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण पर्यावरण के बारे में एक अधूरी दृष्टि पर चलना है। अब सारी दुनिया इसको अनुभव कर रही है, और इसलिए उस दृष्टि को बदलने का प्रयास भी सर्वत्र हो रहा है। अपने देश में भी उसकी बात तो हम करते हैं, परंतु उसी दृष्टि को लेकर हम भी चले, दुनिया का अंधा अनुसरण किया, और इसलिए हम देखते हैं हमारे यहां भी वो उत्पाद हो रहे। हमारी जमीन विकृत हो गई, हमारा पानी अशुद्ध हो गया, हमारी वनस्पतियों में केमिकल्स आ गए, उसके कारण बीमारियां बढ़ रही है, ऋतु ऐसे बन गए हैं, जंगल कट गए, हरियाली नष्ट हो गई, नदियां सूख गई, अन्न जल वायु धरती सब विषाक्त हो गए, पर्वत ढहते हैं, भूमि फटती है। पिछले 2 वर्षों के समाचार देखिए। तो इस विचार को बदल के हमको अपने विकास पथ को सही, जो अपना परंपरागत पूर्ण विचार है, जो पर्यावरण के प्रति कृतज्ञता रखता है, मित्रता रखता है, उसके आधार पर कई प्रकार की अपनी पद्धतियां, पर्यावरण को पुष्ट करने वाली पद्धतियां है, मनुष्य जीवन को सुखी ढंग से चलाते हुए। जैसे जैविक कृषि है, 10,000 साल की खेती है हमारे देश में, जमीन अभी भी दे रही, उर्वर है। रासायनिक खेती हुई, 200 साल में भूमि बंजर बन गई। अब कई जगह भूमि को 3-3, 4-4, 10-10 साल विश्राम देना पड़ता है, उसमें तरह तरह के जैविक खाद डालने पड़ते, तब कृषि योग्य बनती है। ऐसी स्थितियां हमारे देश में भी कहीं हो गया है। हमको अपने विचार के आधार पर अपना विकास पथ बनाना पड़ेगा, और नीति उस प्रकार बनानी पड़ेगी, उसका कोई पर्याय नहीं है। परंतु इसके लिए विचार बनना चाहिए, सारे देश में एक समान वैचारिक भूमिका बनानी पड़ेगी। उस भूमिका का क्रियान्वयन करना है तो देश में भी इतनी विविधता है, तो क्रियान्वयन की पद्धति विकेंद्रित बनानी पड़ेगी। इसको करने में समय लगेगा, तब तक रुकने की आवश्यकता नहीं। अपने घर से हम प्रारंभ कर सकते हैं। 3-3 छोटी चीजें करना, पानी बचाओ और पानी का संधारण करो, जल संधारण करना, और कम से कम उपयोग में चलाना, फालतू जाने नहीं देना पानी।
दूसरी बात है प्लास्टिक हटाओ, कम से कम सिंगल यूज प्लास्टिक अपने यहां नहीं चलना चाहिए। और तीसरी बात है पेड़ लगाओ, घर में भी हरियाली रखो, आंगन है तो बगीचा करो, पेड़ सब्जी वहां उगाओ, नींबू का पेड़ हो सकता है, सीताफल का पेड़ हो सकता है, छोटी मोटी सब्जियां हो सकती है, पालक मेथी ये सब हो सकता है, छोटे से आंगन में भी हो सकता है, गमलों में भी वो खेती हो सकती है, छत पर भी खेती हो सकती है। घर की हरियाली बढ़ाओ और अपने गांव की, शहर की, मोहल्ले की हरियाली बनाने के लिए वृक्षारोपण करो। और कोई भी वृक्ष मत लगाओ, परंपरा से उस आबो हवा में मनुष्य जीवन को जो धारण करते हैं ऐसे वृक्षों का ज्ञान अपने यहां है, वो लगाओ। कई पेड़ हमने फैशन के नाते लगाए, विदेशों से आयात करके लगाए, अब उनको काटने की आज्ञा सरकार दे रही है, क्योंकि उसके कारण मदनपल्ली गया था, कुछ पेड़ लगे थे, ये पेड़ काटने को कहा है सरकार ने। क्यों कहा है भाई? अच्छे तो घने पेड़ है, इस पर पंछी नहीं बैठता और इसकी हवा में आने वाले को विकार होते हैं, विषारी हवा है, ऐसे पेड़ हम क्यों लगाए? हमारे यहां पेड़ है परंपरा से, नीम का पेड़ इतना गुणकारी है, ऐसे पेड़ है। वृक्षारोपण करना ये करते हैं तो नीतिगत प्रश्नों के संबंध में हल करने में जो समय लगेगा, विलंब होगा, उस बीच नुकसान तो कम होगा या थम जाएगा, ये हमको करना चाहिए। दूसरी बात आती है संस्कार क्षरण की चर्चा हमने की। संस्कार शिक्षा से मिलते हैं, शिक्षा 3 जगह से होती है। एक अपना घर है, घर में सांस्कृतिक मूल्यों का प्रशिक्षण होता है, घर के वातावरण से, घर के लोगों के आचरण से। ये जो कहा मैंने, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु, आज की हवा बिल्कुल उल्टी चलती है ना, तुम ही सब कुछ हो, इंडिविजुअलिज्म। यहां कहते हैं आत्मवत सर्वभूतेषु, मेरे जैसे सब लोग हैं, जिससे मुझे खराब लगता है दूसरों के साथ नहीं करूंगा, पैसा शॉर्टकट से नहीं लूंगा, पसीने का कमाऊंगा वही खाऊंगा, दूसरों का पैसा मिट्टी का ढेला है मेरे लिए। परद्रव्येषु लोष्टवत और मातृवत परदारेषु। ये प्रशिक्षण कहां होता है? सबसे पहले अपने घर में होता है, बचपन से होता है। घर का वातावरण वैसा करना, घर के सब लोगों को वैसा व्यवहार रखना चाहिए, अपने कुटुंब में इसकी चर्चा करते रहनी चाहिए, वैसा ये आना चाहिए। नई शिक्षा नीति में इसका प्रयास चल रहा है, परंतु वो जो कॉलेज स्कूल में शिक्षा मिलती है, यानी प्रबोधन होता है, भाषण होता है, पढ़ना होता है, सुनना होता है, केवल उससे नहीं होता, देखना भी होता है। शिक्षा में जो पढ़ाया जा रहा है उसका मूर्तिमंत उदाहरण शिक्षक प्राध्यापक होने चाहिए। वहां से प्रारंभ करना पड़ेगा, उनके प्रशिक्षण का कोई तरह का ढूंढना पड़ेगा। लेकिन ये ध्यान रखना, शिक्षा तो बाद में आती है, आयु के 3 साल से लेकर 12 साल तक की घर के वातावरण से और घर में होने वाले संवाद से मनोभूमिका बनती है, आदमी उसी दिशा में आगे बढ़ता है। इसलिए घर और ऐसे शिक्षा संस्थान, उसके साथ साथ सामाजिक वातावरण, समाज में जिनको देखकर लोग चलते हैं, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना महाजनो येन गतस्स पंथा, कई उक्तियां हैं। समाज के प्रमुख लोग जैसा चलते हैं वैसा सब लोग करते हैं, विचार करने की झंझट में नहीं पड़ते, उनकी वो क्षमता नहीं, वो समझते भी नहीं। तो जिनको बड़ा माना जाता है, जो लोकप्रिय है, जो प्रभावी है, वो जैसा कहेंगे करेंगे, वैसा कहते करते हैं लोग। उनको ये चिंता करनी चाहिए, समाज के मन को गढ़ने वाले माध्यमों को इसकी चिंता करनी चाहिए कि हमारे करने में से समाज की धारणा करने वाले, समाज में भद्रता,
मांगल्य कायम रखने वाले मूल्यों का पोषण होना चाहिए। कम से कम उसको धक्का लगे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार की बातें आती है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स वगैरह पर, बताना भी अभद्रता होगी, इतना विभत्स होता है। और इसलिए मैंने कहा कि इसका कानून से भी नियंत्रण होने की आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। जो संस्कार भ्रष्टता था एक बड़ा कारण वो भी है, और इन्हीं संस्कारों का जीवन में प्रकटीकरण जब होता है तो उसका एक दूसरा पहलू है हमारा सामूहिक जीवन, सामाजिक जीवन, नागरिकों का जीवन। हम लोगों को देश में साथ में रहना है, साथ में रहना है तो ठीक से चलना आना चाहिए ना। अभी आपने देखा यहां कीचड़ फैला था, उसमें चलना संभव नहीं था, चलते फिसल जाते, ठेला ठेली होती। चलने का कार्यक्रम रद्द कर दिया, क्योंकि बाजार में चलना अलग बात है, वहां कोई किसी का रहता नहीं, अपना अपना काम करने आता है, चले जाता है, तो भीड़ रहती है, ठेला ठेली होती है, सब होता है। लेकिन ठीक से चलना है तो मिलके चलने का शास्त्र रहता है, मिलके चलने के नियम होते हैं। देशकाल परिस्थिति अनुसार परिवर्तन भी होता है। आज 2 पथ संचलन होने वाले थे, एक करना पड़ा, एक उसमें 6 कतारों में चलने वाला था, सबको 4 में चलना पड़ा, क्योंकि वर्षा के कारण एक परिस्थिति आई। ऐसे परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन अपने समय में जो भी नियम है साथ चलने के, उसका पालन करना चाहिए। नागरिक अनुशासन होता है, कई प्रकार के कर बिल भरने पड़ते हैं, समय पर भरना चाहिए। दीनदयाल जी ट्रेन में जा रहे थे, ट्रांजिस्टर बंद कर दिया, सामने वाले को कहा कि आपके पास ट्रांजिस्टर लगाओ, मुझे वार्ता न्यूज सुननी है। सामने वाले ने कहा अभी तो आपने बंद किया आपका, तो मैंने इसलिए बंद किया कि अभी इसका लाइसेंस रिन्यू करना बाकी है, अभी इसका लाइसेंस समाप्त हो गया, रिन्यू करने के बाद मैं लगाऊंगा, तब तक कृपया आपका दीजिए। दीनदयाल जी बड़े व्यक्ति थे, नेता थे, भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष थे। वो ये नहीं करते तो उनको कोई कुछ कहता नहीं, लेकिन उन्होंने इसका ध्यान रखा। गलती से एक बार सब्जी वाली को खोटा पैसा चला गया, वापस आए कार्यालय से, सारा खुर्दा ढूंढ के वो खोटा पैसा वापस लिया, खरा पैसा दिया, खोटा पैसा नदी में फेंक कर आए, क्योंकि दूसरा कोई उसका उपयोग न करे। ये आचरण, ये समाज के नियम होते हैं, राहदारी के नियम होते हैं। कैसे चलना, कितना स्पीड, लाल बत्ती, हेलमेट, सारी बातें, इन सबका ठीक से पालन होना चाहिए, श्रद्धापूर्वक पालन होना चाहिए, अक्षरशः और भाव ध्यान में रखकर भी। और ऐसे ही अपने पूरे देश को एक चलने का अपना अनुशासन है, अपना संविधान। वो संविधान हम सब लोगों ने अपने लिए धारण किया है। संविधान की प्रस्तावना में पहला वाक्य है, हम भारत के लोग अपने आप को इस संविधान को अर्पण करते हैं। इस भाव के ध्यान में रखना। वो संविधान अपने देश के चलने का अनुशासन है, उस अनुशासन का भी पालन होना चाहिए। और इसलिए उस संविधान के 4 प्रकरण विशेष महत्वपूर्ण है। सबको उसका प्रबोधन मिलना चाहिए, सब में उसकी चर्चा होनी चाहिए। एक तो संविधान की प्रस्तावना है, दूसरा संविधान में मार्गदर्शक तत्व है, संविधान में मूलभूत कर्तव्य है, और संविधान में मूलभूत अधिकार है। सामान्य लोगों को भी इसकी जानकारी मिलनी चाहिए, उसके प्रबोधन की व्यवस्था होनी चाहिए। घर में से, स्वभाव में से हमको मिलजुल कर चलने की कला मिलती है, वो मिलनी चाहिए। वो पारस्परिक व्यवहार का अनुशासन, परस्पर व्यवहार में मांगल्य, सद्भावना, भद्रता, और सामाजिक व्यवहार में देशभक्ति और समाज के प्रति आत्मीयता के साथ कानून संविधान का निर्दोष पालन, ये सब मिला के व्यक्तिगत और राष्ट्रीय चारित्र्य बनता है। देश की सुरक्षा, एकात्मता, अखंडता व विकास के लिए यही 2 पहलुओं महत्वपूर्ण है।
इनका त्रुटिविहीन और संपूर्ण होना आवश्यक है। इसलिए सजगता और सातत्य के साथ इसकी आदत लगानी चाहिए। आदत की बात है, समझते सब है, करने की आदत जो पड़ी है उसको बदलने की बात है। इसलिए हमेशा सतर्क रखते एक एक कदम पर इसमें इस चौखट में मैं ठीक चल रहा हूं कि नहीं, ये देखना चाहिए। और ये आचरण सतत ऐसे होता है, उसकी प्रेरणा है स्व की प्रेरणा। स्वदेशी हम कहते हैं। ये स्व क्या है? अध्यक्ष जी ने उल्लेख किया, हम कौन है, कहां से आए, कहां जाना है। इसके आधार पर हमारे पूर्वजों ने एक सत्य को प्राप्त किया। उस सत्य के आधार पर हमारे कुछ मूल्य बने जिनको धर्म कहते हैं। सत्य, करुणा, शुचिता, तपस, इस चौखट में जो बैठता है वो धर्म है। धर्म भारत का स्व है, रिलीजन नहीं। रिलीजन अनेक है। सब रिलीजन के पीछे जो रिलीजन है, उसके पीछे जो आध्यात्मिकता है, रिलीजन ऑन द टॉप ऑफ रिलीजन ऐसा कहते हैं, वो धर्म, वो भारत का प्राण है, वो हमारी प्रेरणा है। उसके कारण हमारा इतिहास बना है, उसके लिए हमारे बलिदान हुए। देखिए अपना पूरा इतिहास, आपको पता चलेगा कि भारतवर्ष में जो कर्तृत्व हुआ है वो धर्म के कारण हुआ है। भारतवर्ष में जो संघर्ष हुआ है वो भी धर्म के लिए हुआ है। उसको ध्यान में रखना, उसकी पहचान, स्पष्ट स्वरूप ध्यान में आना चाहिए। हम कौन है, उसके नाते हम कहे जाते हम सब हिंदू है, क्योंकि उस धर्म को जो शाश्वत है, सनातन है, सृष्टि के साथ अस्तित्व में आया है, सबको है, सबका है। हमने खोजा नहीं है, हमने दिया नहीं किसी को, हमने पहचाना केवल। इसलिए उसको हिंदू धर्म कहते हैं, जो वास्तव में मानव धर्म, विश्व धर्म है। वो हमारा स्वत्व है। उस स्वत्व के आधार पर चलना, छोटे छोटे व्यवहार भी उसके आधार पर करते हैं। उसके गौरव के कारण स्वाभिमान उत्पन्न होता है, और स्वाभिमान हमको बल देता है आगे बढ़ने का। और इसलिए उस स्व के आधार पर छोटे व्यवहार भी करना, जो हम अपने घर में बना सकते हैं, बाजार से नहीं लाना। बाजार से लाना है तो इसलिए लाना कि किसी का रोजगार उस पर चलता है। जो अपने देश में बन सकता है, बाहर से नहीं लाना। देश में नहीं बनता, उसके बिना काम चल सकता है, चलाना। बाहर से लाना ही है, जीवन आवश्यक है, देश में नहीं बनता तो ठीक है, फिर लाइए। देश का जो व्यापार चले, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तो माल देना भी पड़ता है, माल लेना भी पड़ता है, वहां तो चलेगा। लेकिन वहां अपनी आवश्यकता के अनुसार अपनी शर्तों पर हम खरीदेंगे। सौदा पटेगा तब लेंगे, दबाव में नहीं करेंगे। अपने घर के अंदर अपनी भाषा बोलेंगे। घर के अंदर भाषा, भूषा, भजन, भोजन अपना होना चाहिए। भ्रमण करने के लिए जाते, सारी दुनिया में जाइए, कोई बात नहीं, अपने देश के भी स्थान देखिए, प्रेरक स्थान है, और अपने देशवासियों की स्थिति बताने वाले स्थान है। जाइए वनों में, अपने वनवासी बंधु कैसे रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में जाइए, वहां कैसे जिया जाता है। प्रेरक स्थानों पर जाइए, किले देखिए, चित्तौड़ का गढ़ देखिए, रायगढ़ देखिए, ये भी जाने के स्थान है। भ्रमण वैसा होना चाहिए और अपना भवन भी वैसा होना चाहिए। ये स्वदेशी का व्यवहार है, उसको आग्रह पूर्वक करना। ये 5 बातें लेके स्वयंसेवक समाज में जाने का विचार कर रहे हैं। समरसता, सद्भावना, पर्यावरण, कुटुंब प्रबोधन, स्वदेशी और नागरिक अनुशासन। और एक बात है जिसको हम सब ने ध्यान में रखने की आवश्यकता है, मन वचन कर्म का विवेक चाहिए। राष्ट्रीय चारित्र का वो एक महत्वपूर्ण पहलू है। अपना देश विविध प्रकार का है और विविध स्थितियों में लोग हैं, इसलिए कोई एक बात देश में होती है वो सबके लिए अच्छी लगेगी इसकी गारंटी नहीं है। कोई कानून बनता है वो सबको जचेगा, नहीं बता सकते, सबको खुश नहीं कर सकता कानून।
तो हमेशा कुछ न कुछ तकरार रहेगी, शिकायत रहेगी। विविधताएं हैं, ये विविधताएं अलगाव नहीं है, विशिष्टता है। सृष्टि विविध है, सृष्टि की विशिष्टता है, हमारे देश में भी है। ऐसी बातों को लेकर आपस में लड़ पड़ना ठीक नहीं है। हम संवेदनशील रहते हैं इन सब बातों के प्रति, ठीक भी है, लेकिन उस संवेदनशीलता को प्रकट करने का मार्ग संयम का होता है, असंयम का नहीं होता। कानून और व्यवस्था को धता बताकर अवैध या हिंसात्मक मार्ग से उपद्रव खड़े करना, किसी ने किया पूरे वर्ग को जिम्मेवार मानना, ये गलत है। किसी के लिए ये विहित भी नहीं है। सहिष्णुता, सद्भावना भारत की परंपरा है। असहिष्णुता और दुर्भावना भारत विरोधी और मानव विरोधी दुर्गुण है। इसलिए क्षोभ कितना भी हो, असंयम से बचना चाहिए। मन, वाणी और कृति से किसी की श्रद्धा का, श्रद्धास्पद स्थान का, महापुरुष का, ग्रंथों का, अवतारों का, संतों का अपमान न हो, इसका ध्यान स्वयं के व्यवहार में रखना चाहिए। और अन्य किसी से ऐसा हो गया तो भी स्वयं पर नियंत्रण रखकर ही चलना चाहिए। असंयम के बदले असंयम से संयम निर्माण नहीं होता। बैर से बैर की शांति होती नहीं। संयत व्यवहार करना सीखे, क्योंकि सब बातों के परे, सब बातों के ऊपर महत्व समाज की एकात्मता, सद्भाव और सद्व्यवहार का है। यह किसी भी काल में, किसी भी राष्ट्र के लिए परम सत्य है तथा मनुष्यों के सुखी अस्तित्व तथा सहजीवन का एकमात्र उपाय है। और ऐसे चलना है तो शक्ति चाहिए, क्योंकि दुर्बल धर्म का वहन नहीं कर सकते। नायम आत्मा बलहीने न लभ्या, अध्यात्म की साधना बलहीनों को नहीं पटती। ये सारा करना है तो दुनिया में तरह तरह की परिस्थिति है, सशक्त समाज इसको कर सकता है। जो नहीं करते वो अपने आप को कितना भी बलवान बताते होंगे, कुछ दुर्बलता उनके अंदर छिपी है। और इसलिए दुनिया की रीति है, सत्य भी है अपना, दुनिया शक्ति देखती है उसके पीछे की, उसको स्वीकार करती है। बलहीनों को नहीं पूछता, बलवानों को विश्व पूजता। जब भारतवर्ष गिनने लायक बल नहीं रखता था तो हमारे कितने अपमान होते थे, हमारे लोगों को कैसे निकाला जाता था। अब भारतवर्ष की शक्ति बढ़ गई है तो मान भी बढ़ गया है, भारतवर्ष के नागरिकों की प्रतिष्ठा भी बढ़ गई है। भारतवर्ष जितना बड़ा बनेगा उतना उसकी बातें स्वीकार होगी, उसकी बातें सत्य है, सबके लिए है, सद्भावना परिपूर्ण है। परंतु उसका स्वीकार होना है तो शक्ति संपन्न बनना पड़ेगा। ये आज के जगत की रीति है। इसलिए शक्ति की साधना, दुर्बल नहीं रहना, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सब प्रकार का बल चाहिए, संगठित समाज का बल चाहिए। उसी की साधना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता है। परंतु शक्ति को दिशा चाहिए, दिशाहीनों की शक्ति उपद्रव करती है। और इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में बल के साथ शील की साधना होती है। शील संपन्न शक्ति विश्व में सद्भावना और शांति का आधार बनती है। साधना ही मुक्ति का शुभ द्वार है, शक्ति ही तो शांति का आधार है। लेकिन ये शक्ति शील संपन्न होनी चाहिए। इसलिए प्रार्थना आपने सुनी, अजय्यांच विश्वस्य देहीश शक्तिम। अजय्य शक्ति, जिसको कोई परास्त न कर सकते, ऐसा ही है। लेकिन तुरंत कहा सुशीलम जगत येन नम्रम भवेत। ऐसा शील चाहिए जिसके सामने आदर पूर्वक सारा जगत नम्र हो। भारत में ये जो चुनौती है सारे विश्व पर जो है, संपूर्ण विश्व का, विश्व की व्यवस्था मांगल्य नष्ट करके अपने स्वार्थी दाव की पकड़ में विश्व को रखना चाहने वाले लोग जो कर रहे हैं और अपने स्वार्थ के लिए उनको साथ दे रहे हैं,
वो चुनौतियां उपस्थित करेंगे, उसमें से हमको आगे बढ़ना है निर्भय निर्वैर होकर। इसलिए शील संपन्न व्यवहार के साथ शक्ति साधना महत्वपूर्ण है। आज का पर्व भी ऐसा ही है। देवों ने सबने अपनी अपनी शक्तियां एकत्रित कर दी, नवरात्र जागरण किया उसके लिए। उसमें से चिन्मयी जगदम्बा प्रकट हुई और उसके प्रकट होने से असुरों का निर्दालन हो गया, सज्जनों का कल्याण हो गया और विश्व का कल्याण हुआ। इस विश्व मंगल साधना के मौन पुजारी के नाते संग लगा है। सबको यही साधना अपने परम पवित्र मातृभूमि को परम वैभव संपन्न बनाने की शक्ति व सफलता प्रदान करेगी। और इस साधना को देखकर दुनिया के बाकी देश भी इसी प्रकार की साधना उनके संदर्भ में उनके देश में करेंगे और सब ऐसे हो जाएंगे। विश्व के जीवन में अपने देश को सामर्थ्य संपन्न वैभव संपन्न बनाकर सब देश विश्व में योगदान करेंगे। यह स्थिति इसी रास्ते से आएगी। ऐसी यह साधना है। सुख शांति सद्भावना युक्त विश्व को बनाने की साधना करने वाला भारत बनाने की यह साधना है। इस साधना में आप सबको मैं निमंत्रित करता हूं और इन पंक्तियों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। हिंदू भूमि का कण कण होकर शक्ति का अवतार उठे, जल थल से अंबर से फिर अब हिंदू की जय जयकार उठे, जग जननी का जय जयकार उठे। भारत माता की जय। आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत को आप यहां पर सुन रहे थे। काफ़ी महत्वपूर्ण और बड़ी बातें उन्होंने यहां से इस मंच से कही हैं। दरअसल आपको बता दें कि 1925 में विजयदशमी के दिन ही आरएसएस की स्थापना हुई थी और ऐसे में आज स्थापना दिवस भी हम इसे कह सकते हैं आरएसएस का है। और इसके लिए उन्होंने वक्तव्य में तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण बातें कही हैं और साफ तौर पर जो केंद्र बिंदु रहा है वो क्या क्या रहा है वो हम आपको बता दें कि संस्कृति, धर्म, कर्म, विरासत, मानवीय पहलू, अस्मिता, परंपरा, सामाजिक वातावरण, शांति और संपन्नता, विविधता, शक्ति साधना, इन्हीं पर ये फोकस था। और बहुत बड़ी बातें यहाँ से सरसंघचालक मोहन भागवत ने कही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह की जो विविधताएं हैं और साफ तौर पर जो शांति और संपन्नता की बात जो उन्होंने की है, क्योंकि जिस तरह से भारत आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में जो संस्कृति है और जो उसकी विरासत है उसको कैसे संजोकर आगे बढ़ना है और किस तरह से दूर दूर तक इसका जो संदेश है वो पहुँचाना है, बच्चे बच्चे तक पहुँचाना है और किस तरह से भारत को, जो पूरा भारतवर्ष है, उसको और ज़्यादा मजबूती की ओर लेकर जाना है। ये तमाम बड़ी बातें उन्होंने अपने इस संबोधन के जरिए कही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि विश्व भौतिक जरूरतों में लगातार उलझा हुआ नजर आता है। ऐसे में भारत की तरफ पूरा विश्व देख रहा है, क्योंकि भारत की जो संस्कृति है और उसकी जो विरासत है, जो धरोहर है, वो पूरी दुनिया में अतुलनीय है। और ऐसे में तमाम ऐसे देश हैं जो लगातार भारत से इस बारे में सीख भी ले रहे हैं और उसकी संस्कृति को और ज़्यादा बढ़ावा देने की जो कड़ी है उसको भी कहीं ना कहीं मजबूती के साथ आगे रखते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम को भी दुनिया मान रही है, जो कह सकते हैं जो टैगलाइन है भारत की, वसुधैव कुटुंबकम को लेकर जो पूरी दुनिया को साथ लेकर चलने की बात है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की बात जो भारत करता रहा है। तमाम ऐसे मंच हैं जहां पर भारत ने इस तरह की बातें कही हैं और वहां पर जो मूल मंत्र भारत की तरफ से दिया गया है वो अपने आप में बहुत बड़ी कड़ी और बानगी पेश करता हुआ नजर आता है। और ये सारी बड़ी बातें जो है वो लगातार नजर भी आ रही है, क्योंकि वैश्विक पटल पर भी जो भारत का कद है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। संस्कृति और विरासत को लेकर, उसकी धरोहरों को लेकर लगातार भारत एक मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये तमाम बड़ी बातें यहाँ पर मोहन भागवत ने कही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कई शक्तियाँ जो ऐसी हैं जो लगातार भारत के पक्ष में नजर आ रही हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर भी भारत का जो कद है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये जो कद है ये वक्त के साथ साथ और ज़्यादा मजबूती के साथ पूरी दुनिया में वैश्विक पटल पर अपनी बात को रखेगा और अपनी बात को मनवाता हुआ नजर आएगा। तमाम बड़ी बातें जो उन्होंने कही वो हमने आपको दिखाया, सुनवाया और बताया भी। और इसी के साथ फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।